नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण के कारक के टॉपिक पर। कारक का सीधे सीधे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, पर ज्यों ज्यों हम आगे बढ़ेंगे, जैसे सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उनको समझने के लिए कारक का उपयोग किया जाता है। और उस समय अगर आपको कारक का संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा तो आपको वाक्यों का सही अर्थ समझने में दिक्कत आ सकती है। शुरू करेंगे कारक पर। इन वाक्यों को देखें। राम रावण मारा, पूजा फूल तोड़ा, बच्चे बस स्कूल जा रहे हैं, यह श्याम घर है। अगर आप इन वाक्यों को देखें तो इन वाक्यों में आपको एक कमी दिखाई देगी। कमी यूं दिखाई देगी कि इन शब्दों में संज्ञा और सर्वनाम का शब्दों के वाक्यों के बाकी शब्दों से जो रिलेशन है, जो भाव है, वो ठीक से समझ में नहीं आ रहा। पहले वाक्य में राम ने रावण को मारा, दूसरे वाक्य में पूजा ने फूल तोड़ा, तीसरे वाक्य में बच्चे बस से स्कूल जा रहे हैं, और चौथे वाक्य में यह श्याम का घर है। अगर हम इन शब्दों को लगा दें तो इन वाक्यों का जो भाव है वो पूर्ण हो जाएगा। नीचे बताया गया है उपरयुक्त वाक्यों में ने, से, का, इन शब्दों की कमी है और इनके उपयोग ना होने के कारण वाक्यों के भाव को समझना असंभव तो नहीं, जरा मुश्किल हो रहा है। अतः वाक्यों के भावों को सही से समझने के लिए इनका प्रयोग करना आवश्यक है। ये सभी शब्द कारक के चिन्ह होते हैं। इन्हें कारकों की विभक्तियां या परसर्ग भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कारक का शाब्दिक अर्थ है क्रिया को करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वो रूप होता है जिसका सीधा संबंध क्रिया से होता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ भूमिका निश्चित करने वाला या भूमिका बताने वाला शब्द कारक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। कारक के भेद। सर्वप्रथम कर्ता कारक। कर्ता कारक का कार्य होता है, वो हमें यह बताता है कि क्रिया को करने वाला कौन है। या आप यूं कह सकते हैं कि कर्ता कारक क्रिया को करने वाला होता है। इनकी विभक्तियां होती हैं ने। द्वितीय है कर्म कारक, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े या फल पड़े उसे कर्म कारक कहा जाता है। इनके चिन्ह होते हैं को। तृतीय है करण कारक। करण कारक जिस साधन से क्रिया की जाए उसे करण कारक कहेंगे। इनके परसर्ग होते हैं से, के द्वारा, के साथ, के कारण। अगला संप्रदान कारक। संप्रदान कारक जिसके लिए क्रिया की गई हो उसे संप्रदान कारक कहते हैं।
इनके परसर्ग होंगे के लिए, को, के वास्ते। अगला है अपादान कारक। अपादान कारक जो पृथकता बताता हो, दूरी या असमानता बताता हो, कंपैरिजन बताता हो, उसे अपादान कारक कहेंगे। इसके परसर्ग हैं से। अधिकरण कारक जो हमें क्रिया करने के स्थान का बोध कराए, इसके परसर्ग होंगे में, पर। अगला है संबंध कारक। संबंध कारक को वैसे तो कई व्याकरणाचार्य हैं जो इसे कारक नहीं मानते। संबंध कारक का कार्य होता है क्रिया के अलावा या क्रिया के अतिरिक्त अन्य पदों से संबंध बताना। इसके लिए जो परसर्ग लगाए जाते हैं वो का, के, की, रा, रे, नी, ना, ने, नी। तत्पश्चात संबोधन कारक। संबोधन कारक जिससे हम संज्ञा या सर्वनाम को पुकारने के लिए उपयोग में लाते हैं। अरे, ओ, हे, ये कारक के भिन्न भिन्न भेद हैं। अब हम इन्हें एक एक करके समझेंगे और उदाहरण के साथ इन्हें देखेंगे। शुरू करेंगे कर्ता कारक। क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। एक्शन को करने वाले को कर्ता कहते हैं। बिना कर्ता के कोई क्रिया संभव ही नहीं है। और यहां पर कर्ता चेतन रहता है या एक्टिव रहता है। शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता का अर्थ होता है कार्य को करने वाला। उदाहरण देखिए, आयुष ने स्वर्ण पदक जीता। स्वर्ण पदक को जीतने वाला आयुष कर्ता कारक कहलाएगा और उसके लिए परसर्ग हमने यूज किया है ने। तो कर्ता कारक के जो परसर्ग या विभक्तियां हैं वो है ने। मां ने खाना बनाया, यहां पर क्रिया है बनाया और क्रिया को करने वाले मां है। तो मां हमारी कर्ता कारक है और उसके लिए परसर्ग हमने ने लगाया है। इन वाक्यों में खाना बनाने वाली मां है और पदक जीतने वाला आयुष है, अतः कर्ता कारक है और उनका परसर्ग ने है। कर्म कारक। क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। उदाहरण में देखिए, रंजन पुस्तक पढ़ रहा है। रंजन क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। सो पुस्तक संज्ञा है जिस पर पढ़ने का क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। रजनी ढोलक बजा रही है। क्या बजा रही है? ढोलक बजा रही है। ढोलक संज्ञा है जिस पर बजाने की क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। राजन गेंद खेल रहा है। क्या खेल रहा है? गेंद खेल रहा है। तो खेलने का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव गेंद पर पड़ रहा है। इन तीनों वाक्यों में पुस्तक, ढोलक, गेंद कर्म कारक हो जाएंगे जिन पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। एक और उदाहरण देखेंगे। डाकिया ने ओजस्व को पत्र दिया। डाकिया ने ओजस्व को क्या दिया? पत्र दिया। पत्र संज्ञा है और देने की क्रिया का प्रभाव पत्र पर पड़ रहा है। मैंने नीलू को खाना दिया। क्या दिया? खाना दिया। खाना देना यहां पर क्रिया है और खाना देने की क्रिया का प्रभाव खाना पर पड़ रहा है। तो पत्र और खाना यहां कर्म कारक हो जाएंगे। इनको पहचानने के लिए क्या तथा क्या हम यूज करते हैं। आप शब्द से, आप उस वाक्य से एक प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या दिया?
करण कारक। करण का अर्थ होता है साधन। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया को संपन्न किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। इसके लिए परसर्ग से लगाया जाता है, के द्वारा लगाया जाता है। कर्ता, काम या क्रिया को करने वाला जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, मुझे मोबाइल फोन द्वारा सूचित करना। साधन है यहां पर मोबाइल फोन और द्वारा है उसका परसर्ग। तो इस वाक्य में मोबाइल फोन करण कारक है। मुझे जहाज से कोलकाता जाना है। किससे कोलकाता जाना है? जहाज से कोलकाता जाना है। जहाज करण कारक होगा, उसकी विभक्ति से है। राधा दादी जी के साथ गाड़ी से दिल्ली गई। गाड़ी साधन है, करण कारक है। ऊपर दिए हुए वाक्यों में कर्ता जिस माध्यम से काम कर रहा है वही करण कारक है। जैसे फोन के माध्यम से सूचित करना, कोलकाता जहाज के माध्यम से जाना, गाड़ी के माध्यम से चलना। अतः करण कारक के परसर्ग से, के द्वारा के साथ होते हैं। करण कारक को पहचानने के लिए क्रिया के साथ किस चीज से या किस से लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वह करण कारक होगा। मुझे मोबाइल फोन द्वारा सूचित करना। किससे सूचित करना? मोबाइल फोन द्वारा सूचित करना। तो मोबाइल फोन साधन है, करण कारक कहलाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि हम करण कारक के लिए से या के द्वारा को हम यूज कर सकते हैं। के साथ, के द्वारा, से, इन विभक्तियों को प्रयोग कर सकते हैं। संप्रदान कारक, कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उस भाव को बताने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। या हम यूं कहें कि जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। उदाहरण देखें, नेताजी ने गरीबों को कंबल बांटे। तो यहां कंबल बांटने की क्रिया गरीबों के लिए की जा रही है। पिताजी रीत के लिए साइकिल लाए। सुमित नेहा के लिए चाय बना रहा है। इन वाक्यों में कर्ता गरीबों, रीत और नेहा के लिए कार्य कर रहा है या उन्हें कुछ दे रहा है। यही संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक के परसर्ग हो जाएंगे को, के लिए। इन वाक्यों में गरीबों, पहले वाक्य में गरीबों, दूसरे वाक्य में रीत और तीसरे वाक्य में नेहा संप्रदान कारक हैं क्योंकि इनके लिए क्रिया की जा रही है, इनको कुछ दिया जा रहा है। संप्रदान कारक को पहचानने के लिए क्रिया में किसके लिए तथा किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वो संप्रदान कारक होगा। अपादान कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, दूरी बताने, तुलना करने आदि के भाव का बोध हो। जो अपादान का मतलब हो गया, अर्थ हो गया अलगाव के भाव को प्रकट करना। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने के का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहेंगे। इसकी विभक्ति से होती है। नेहा सीमा से सुंदर है। बाघ शिकारी से डर गया। आयुष दुकान से चीनी लाया। पेड़ से पत्ते गिर रहे। इन वाक्यों में पहले वाक्य और दूसरे वाक्य में तुलना की जा रही है, तीसरे में दूरी बताई जा रही है और चौथे में अलग होने की बात की जा रही है। पत्तों को पेड़ से अलग होने की बात हो रही है, सीमा की नेहा से तुलना की जा रही है। ये अपादान कारक होंगे और
इनका प्रसर्ग से होता है। अपादान कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ कहां से, किससे लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आएगा वह अपादान कारक होगा। ध्यान देने की बात है यहां। अपादान कारक की विभक्ति से है और इसके पहले हमने देखा कि करण कारक की विभक्ति भी से है। करण कारक साधन की बात करता है और अपादान कारक तुलना या दूरी की बात करता है। तो आपको पहले यह निश्चित करना बहुत जरूरी है कि हम कर्म कारक की बात कर रहे हैं या संप्रदान कारक की बात कर रहे हैं। करण और अपादान कारक में अंतर की बात समझ लेते हैं। करण और अपादान दोनों कारक की विभक्ति से होती है, पर करण कारक साधन के लिए प्रयोग किया जाता है और अपादान कारक तुलना के लिए प्रयोग किया जाता है या दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है या अलग होने के भाव को बताता है। तो आपको यह निश्चित करना जरूरी है कि हम करण कारक की बात कर रहे हैं या अपादान कारक की बात कर रहे हैं। उदाहरण से देखिए, उदाहरण से इनके अंतर को समझेंगे। पहले वाक्य में राम गाड़ी से दिल्ली गया। राम किससे दिल्ली गया? गाड़ी से दिल्ली गया। तो यहां गाड़ी साधन है, करण कारक है। दूसरे वाक्य में राम शहर से आया, दूरी बताने का काम हो रहा है, अपादान कारक है। दोनों की ही विभक्तियां से है, तो आपको यह निश्चित करना जरूरी है कि यह करण कारक है या अपादान कारक है। संबंध कारक संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञाओं, वस्तुओं और व्यक्तियों अथवा सर्वनामों के आपसी संबंध का बोध होगा उसे संबंध कारक कहेंगे। एक संज्ञा या सर्वनाम को दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्द को संबंध कारक कहेंगे। इनके प्रसर्ग होते हैं का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। उदाहरण देखिए, कल नेहा की शादी है। अंशु दादी जी के साथ स्कूल गई। यह बस्ता सीमा का है। नेहा के पिता लेखक है। इन वाक्यों में दो संज्ञाओं अथवा दो सर्वनामों के आपसी संबंध का पता चल रहा है। जैसे नेहा का संबंध शादी से चल रहा है, संज्ञा नेहा को शादी से संबंध बताया जा रहा है। अंशु का दादी से संबंध पता चल रहा है। तो यह से सीमा का, नेहा और उसके पिता का, यही संबंध कारक होंगे। इनके विभक्तियां होंगी का, के, की, रा, रे, नी, ना, ने, नी इत्यादि। संबंध कारक की पहचान के लिए अथवा सर्वनाम के साथ किसका, किसकी, किसके, किसने इन शब्दों को लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आएगा वह संबंध कारक होगा। प्रथम वाक्य में कल नेहा की शादी है। किसकी शादी है? नेहा की शादी है। अंशु दादी जी के साथ स्कूल गई। किसके साथ स्कूल गई? दादी जी के साथ स्कूल गई। यह बस्ता सीमा का है। किसका है? सीमा का है। नेहा के पिता लेखक है। किसके पिता लेखक हैं? नेहा के पिता लेखक हैं। तो इन्हें हम संबंध कारक कहेंगे। अगला है अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के समय, स्थान
अवसर आदि का बोध हो। क्रिया के होने के स्थान और काल को बताने वाला कारक अधिकरण कारक कहता है। इसकी विभक्तियां होंगी में, पर, के ऊपर, के अंदर, के बीच, के भीतर, के मध्य। उदाहरण देखें, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। मेज पर अंशु की किताब रखी है। थैले में फल है। मछली पानी में रहती है। इन वाक्यों में अगर आप क्रिया के साथ कहां लगाकर प्रश्न करें तो जो उत्तर आता है वो अधिकरण कारक होता है। चिड़िया कहां बैठी है? पेड़ पर बैठी है, अधिकरण कारक। अंशु की किताब कहां रखी है? मेज पर रखी है, अधिकरण कारक। फल कहां है? थैले में है, अधिकरण कारक। मछली कहां रहती है? पानी में रहती है, अधिकरण कारक। इन वाक्यों में चिड़िया के पेड़ पर बैठने, अंशु के मेज पर किताब रखने, मछली को पानी में रहने की बात हो रही है, जिससे स्थान का पता चलता है और यही अधिकरण कारक होते हैं। अधिकरण कारक के परसर्ग में तथा पर होते हैं और इसके अलावा जो उदाहरण हमने डिस्कस किए हैं। इनकी पहचान, अधिकरण कारक की पहचान के लिए वाक्य में क्रिया के साथ कहां लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आएगा वो अधिकरण कारक होगा। संबोधन कारक, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए, बुलाया जाए, सुनाया जाए, सावधान किया जाए, उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। जिन सब संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने, पुकारने, संबोधित करने के लिए किया जाएगा उसे संबोधन कारक कहेंगे। हे वीरों, मातृभूमि की रक्षा करो। हे राम, ये क्या हुआ? अरे तुम कब आए? तो पुकारने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, जैसे हे, रे, अरे, ये इनकी विभक्तियां होती हैं। और इनको हम संज्ञा शब्दों को पुकारने या बुलाने या संबोधित करने का कार्य करते हैं। इन्हें संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक के संबंध में कुछ पॉइंट्स हैं। पहला, सर्वनाम शब्दों के लिए कभी भी संबोधन नहीं किया जाता। सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है। कई बार नाम पर ही जोर देकर संबोधन का काम चला लिया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, राम जल्दी चलो, तो हम शब्द राम पर ही जोर देकर संबोधन कर रहे हैं। कभी कभी संबोधन शब्द संज्ञा के साथ ना आकर अकेले ही प्रयोग हो जाते हैं, अकेले ही प्रयुक्त हो जाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, दूसरे वाक्य में अरे इधर आओ, तो यहां पर हमने कोई भी संज्ञा प्रयोग नहीं की है। संबोधक कारक की पहचान के लिए वाक्य में विभक्ति चिन्ह संज्ञा शब्द के पहले लगाए जाएंगे और इसके बाद संबोधन चिन्ह भी लगाया जाता है, तो इस चिन्ह से इनकी पहचान की जा सकती है। कारकों के चिन्ह, कर्ता कारक ने, कर्म कारक को, करण कारक से, साधन या माध्यम या के द्वारा, के साथ, संप्रदान कारक को, के लिए, अपादान से। अब ध्यान दीजिए, करण कारक के लिए भी से, अपादान के लिए भी से, पर करण कारक साधन या माध्यम बताता है। अपादान कारक अलगाव या अलग होने की बात बताता है।
संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। अधिकरण में पर स्थान बताने वाला। संबोधन कारक अरे, हे, रे, हाय,